गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर सेकेंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की क्लासेस चल रही है हमारी। हम अभी तक बात कर रहे थे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में। डाइजेस्टिव एंजाइम होते क्या हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनके फंक्शंस क्या है ना। तो अब डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का इम्पोर्टेंस ही क्या है, उनका इम्पोर्टेंट रोल क्या है, वो हम तो अच्छे से देख चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि एक्चुअली में डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन क्या होता है। तो आज हम बात करते हैं डाइजेशन की। यानी कि पाचन, और डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड पाचन तंत्र। जो पूरा सिस्टम होता है कैसे होगा, उसको हम कहेंगे पाचन तंत्र, है ना। तो डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन एक ऐसी क्रिया या प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, भोजन को सरल भागों में तोड़ा जाता है, यानी ताकि हम उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सके या उनके न्यूट्रिएंट्स जो है उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। तो हम जब पाचन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पाचन की परिभाषा को समझते हैं कि पाचन है क्या। तो पाचन क्या है, जीवों का भोजन जो जटिल अणु होते हैं, जटिल अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसाओं एवं सूक्ष्म मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवण देखो, जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, हमारे न्यूट्रिशंस क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, है ना, विटामिन, जो हिंदी में बोला जाए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स। तो ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं ना। तो भोजन के अंदर इन सभी जटिल अणुओं का होना, है ना, और इन सभी जटिल अणुओं का होना क्या कहलाता है, हम इन जटिल अणुओं से मिलकर के हमारा भोजन बना हुआ होता है। तो इस जटिल अणुओं को एब्जॉर्ब करने के लिए, शरीर में एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे शरीर को इसका पाचन करना होता है ना। तो इन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का काम ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थों को भोज्य पदार्थों को सीधा कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कराया जा सकता है। इसलिए इन्हें
जटिल से सरल पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। अतः इसलिए ही पाचन की आवश्यकता होती है। इन अनदर हैंड हम अगर दूसरी एक सिंपल परिभाषा लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में रासायनिक विखंडन होता है। देखो, जब हम बात करते हैं पाचन की तो ऐसा कहा जाता है कि हम कुछ खाते हैं तो ऐसा तो नहीं है जैसा हमने रॉ मटेरियल खाया है क्योंकि हमारे लिए भले ही वो पका हुआ भोजन है लेकिन हमारे शरीर के लिए वो क्या है, हमारे शरीर के लिए वो एक तरीके से रॉ मटेरियल है ना, एक कच्चा पदार्थ। क्योंकि हमारे शरीर में जो हम खाते हैं वैसा का वैसा हमारा शरीर थोड़ी ना, हमारे शरीर को तो एनर्जी की लैंग्वेज समझ में आती है। जैसे कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है ना, वैसे ही हमारे शरीर को एनर्जी फॉर्म समझ में आता है, दैट इज़ कॉल्ड एटीपी, है ना। हमें एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है, तो हमारे शरीर को एटीपी ही समझ में आता है। तो हम जो खाते हैं वो डायरेक्ट एटीपी तो हमें मिलता नहीं है ना, ग्लूकोज और ये नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं कि हम जो खाते हैं वो क्या हो रहा है कि उसको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा ताकि हम उसको आसानी से निगल सके, उसे मैश किया जा सके, उसमें से इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी न्यूट्रिशंस को निकाला जा सके। तो उन न्यूट्रिशंस को निकालने के लिए हमारे भोजन में से उन जटिल से सरल पदार्थों में तोड़ने को के लिए क्या होती है, पाचन की आवश्यकता होती है। या हम कह सकते हैं पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में रासायनिक विखंडन होना। रासायनिक विखंडन मतलब कि केमिकली उनको ब्रेक डाउन करना, क्योंकि जो हमें न्यूट्रिशन मिलेंगे वो क्या करेंगे, केमिकल ही होगा एक तरीके से, है ना, प्रोटीन्स जो होते हैं। तो ये क्या करेंगे, आपस में मिल करके मतलब एक तरीके से पाचन की क्रिया जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है हमें एनर्जी देने के लिए। अब हम बात करते हैं पाचन के प्रकार की। पाचन के प्रकार दो टाइप के होते हैं, इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी कि अंतः कोशिकीय
और बाह्य कोशिकीय। तो अंतर कोशिकीय कौन से होते हैं, बाहर कोशिकीय कैसे होते हैं? तो दो तरीके के होते हैं कि अंतरा और दूसरा इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर ठीक है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। जो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है वो यूजुअली किन में होता है, पॉलीफेरा है ना, जो एंजाइम्स होते हैं इन टाइप में क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं इनके अंदर हो देखने को हमको मिलता है। और जो बाह्य कोशिकीय होता है मतलब कि जो ह्यूमन में एनिमल्स में हमको देखने को मिलता है वो। तो जब हम अंतर कोशिकीय की बात करते हैं पहले, जो संघ प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिलेंट्रेटा इस प्रकार के पाचन में कोशिका के द्वारा फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस से देखो
जो अंतरकोशिकी पाचन होता है वो सबसे सरल प्रकार का पाचन होता है। सबसे सरल क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता, जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होता है, जो एनिमल्स के अंदर होता है ना, वैसे ही इसमें पाचन नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ये जो खाते हैं ना, उसी से सीधा ये लेते ही ऐसे एनर्जी है कि इनको डायरेक्टली क्या मिलता है, इनको एनर्जी मिल जाता है, ये ऐसे ही भोजन करते। तो इनका पाचन जो होता है वो सबसे सरल टाइप का पाचन होता है, जो संघ प्रोटोजोआ, पॉरीफेरस, लेंट्रेटा एवं परजीवी कृमियों में होता है। यानी कि ये जो कृमियों होते, क्या बोला जाता है इनको, बैक्टीरिया जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, ये इन सब में होता है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो खाते हैं वही ये मतलब वेस्टेज में देते हैं। जैसे कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जो केचुए होते हैं ना, केचुए वो क्या करते हैं कि वो पल्सेस और इनसे क्या, पल्सेस और इनकी जड़ों में होते हैं ना, तो ये मिट्टी का खान, तो ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और सल्फ़र को अपने शरीर से निकालते हैं। और नाइट्रोजन क्या करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, है ना। तो ऐसे ही ये कुछ कृमियों होते हैं, जो ऐसे परजीवी होते हैं, जो क्या करते हैं कि इनका जो डाइजेशन होता है बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि चीज़ों को ऐसे ऑब्जर्व करते हैं कि वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाती है। इस प्रकार के पाचन में भोजन कोशिका द्वारा फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के अंदर सीधा ग्रहण हो जाता है। यानी कि ऐसे पाचन में जो खाना होगा वो सीधा फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस में चला जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बाह्य कोशिकी पाचन के बारे में। बाह्य कोशिकी पाचन के बारे में, तो अगर हम बाह्य कोशिकी पाचन के बारे में बात करते हैं तो पहला पॉइंट यहीं से लिख लेते हैं। ये देखना, बाह्य कोशिकी के बारे में मैं बता रही हूँ बेटा, है ना। तो बाह्य कोशिकी क्या होता है कि इस प्रकार का पाचन कोशिका के बाहर आहार नाल की गुहा में होता है। यह पाचन उच्च जंतुओं जैसे क्रस्टेनियस, क्रस्टेशियंस, कीट, सिफेलोपोड्स, ट्यूनिकेटस एवं सभी कशेरुकियों में देखा जाता है। शेष उपापचय या
अपाच्य भोजन आहार नाल की अंतिम रचना गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखो इस प्रकार का पाचन कहाँ होता है, बाहर आहार नाल की गुहा में होता है ना, आहार नाल की, क्योंकि सीधा कोशिकाओं में ये ऑब्जर्व नहीं होते, इनमें क्या होता है पाचन करना पड़ता है सभी चीज़ों को। तो यह पाचन उच्च जंतु जैसे क्रस्टेशियन कीट हो गया, सिफेलोपोड्स हो गया, क्यूटिनकेटस हो गया, या सभी प्रकार के जो कशेरुकीय होते हैं उन सब में ये चीज़ देखी जाती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें अनेक प्रकार के ऑर्गन और ग्रंथियां क्या करती है, ऑर्गन काम करते हैं और ये क्या करते हैं, कुछ ग्रंथियां भी मदद करती है ना, और ऑर्गन्स क्या करते हैं, इनको मदद करते हैं पाच्य अवस्था में लाने के लिए, यानी कि पाचन करने में, इनके डाइजेशन में। और जब डाइजेशन हो जाता है तो जो आहार नाल का सबसे अपाच्य जो बिना पचा वाला भोजन होता है, जिसको हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, वो क्या होता है, जो आहार नाल की सबसे अंतिम संरचना यानी गुदा जो होता है, एनस जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरे में आपको पाचन के टाइप समझ में आ गए ना। पाचन के दो टाइप है, अंतरा बाह्य। अंतर वो होते हैं जो मतलब हम बात कर रहे हैं कीटों के बारे में, छोटे छोटे जानवरों के बारे में, और बाह्य के अंदर मतलब कि जो बड़े जानवर होते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स है ना, उनके बारे में हम बात करते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा डाइजेशन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि डाइजेशन का सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, उसके सिस्टम वो कैसे डिवाइडेड है और कैसे फंक्शन करता है। वन बाय वन हम एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं।